बिहार का हालत ये है कि आप पढ़ने के लिए अगर बाहर जाते हैं तो बाहरी हो जाते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं तो प्रवासी हो जाते हैं। शिक्षा के हालात आपके यहाँ ये है कि अभी भी 20% का गैप मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट में बना हुआ है। ड्रॉप आउट रेट महिलाओं में इतना ज़्यादा है कि वो बाहर निकल के पढ़ नहीं सकती। और स्वास्थ्य की सुविधाओं का हालत तो आपको इस कोरोना ने बता दिया कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कोरोना जाति और धर्म नहीं देखती, आप सवर्ण और बैकवर्ड नहीं देखती, आप हॉस्पिटल के बाहर ही रुक जाते हैं। हॉस्पिटल में किसी को बेड नहीं मिलता। रोजगार का आलम ये है बिहार में कि 1 करोड़ लोग बाहर रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। रोजगार का आलम ये है कि रोजगार आपके यहाँ सरकारी नौकरियाँ तो है नहीं, लगातार कंपनियाँ बिकती जा रही हैं और आप रोजगार तो दे नहीं सकते, आप स्वयं रोजगार को बढ़ावा भी नहीं दे रहे हैं। आप साइबर एज में हैं, साइबर एज में आपकी 65% युवा आबादी है, आप उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करके नहीं दे पा रहे हैं। गौरवमयी इतिहास वाला बिहार की हालत आज एक धूल चाटते हुए बिहार की हो गई है। कभी इंडस्ट्रियों के लिए जाने वाला बिहार आज इंडस्ट्रियों के लिए रो रहा है। आप चीनी मिलों को देखेंगे तो वहाँ ईंट तक नहीं बची हुई है। आप खाद फैक्ट्रियों को देखेंगे, सीमेंट फैक्ट्रियों को देखेंगे, चॉकलेट फैक्ट्रियों को देखेंगे तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। सूता फैक्ट्री को देखेंगे तो वहाँ पे मिलें कब से बंद हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बिहार बदलने की ओर अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। बिहार में लगातार बाहर से पढ़े लिखे लोग बिहार में आ रहे हैं और बिहार की राजनीति में कूद भी रहे हैं और उसमें काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार में अपनी सत्ता खो चुकी और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस में भी नए लोग आ रहे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बात हो रही है उत्सव सिंह जी से। डॉक्टर उत्सव सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं, उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, शिक्षक भी रह चुके हैं, प्रोफेसर पढ़ा भी रहे थे। ये इनका परिचय है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे सिवान से दिल्ली की तरफ आना हुआ, दिल्ली में पीएचडी हुआ, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए, यूएस गए, अब वापस बिहार आए हैं, तो क्यों आए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू कीजिए। धन्यवाद अनिल जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिवान से दिल्ली गया क्यों। मैंने 2000 में 10th का एग्ज़ाम दिया रांची से और उसके बाद मैं सिवान आया, क्योंकि उस ज़माने में सिवान में 10th का एफिलिएटेड स्कूल भी नहीं था। 11-12 वहाँ था ही नहीं, तो 11-12 का एफिलिएटेड स्कूल ना होने के कारण मुझे दिल्ली आना पड़ा 2001 में। 2001 में मैं दिल्ली आया, यहाँ से 11-12 की पढ़ाई की मैंने। फिर वापस अगर मुड़ के बिहार देखूँ तो बिहार में कोई कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज है तो वहाँ आपको डिग्री 3 साल की 5 साल में, 5 साल से भी ज़्यादा हो सकता है कि 8 साल में मिले। तो फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने MBE किया है, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर MPhil यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। फिर PhD करने के बाद मैं अभी पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ। ये ICSR का एक प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मैं कर रहा हूँ। मैंने बिहार के ऊपर PhD किया है। तो इन सबको करते हुए मैंने PhD करते हुए जब मैंने देखा कि मतलब लगातार जब आप डेटा देखते हैं तो डेटा में जब आप देखिए कि 52.5% जो हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, बहुआयामी गरीबी, जिसमें कि सिर्फ गरीबी से का मतलब जो हम समझते हैं कि खाना ना मिले या कपड़ा ना मिले या मकान ना हो, तो गरीबी वही नहीं होती है। गरीबी हम उसे भी कहते हैं जब आपके घर में खाना लकड़ी के चूल्हे पे बन रहा हो। गरीबी हम उसे भी कहते हैं कि जब आपके पास आज के डेट में स्मार्टफोन ना हो। गरीबी हम उसे भी कहते हैं आप खाना तो खा रहे हैं पर उस खाने से क्या आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो खाना ही नहीं हमें न्यूट्रिएंट फूड भी चाहिए। तो ऐसे 10 आयाम है उस गरीबी के। तो इन सब चीज़ों को देख के, और लॉकडाउन के समय में देखिए कि जहाँ भी आप देखिए कि हर कोई घर में बैठा हुआ था, और जब आप न्यूज़ चैनल देखिएगा तो कोई सूटकेस पे पीछे घसीटता हुआ कोई अपने बच्चे को ले जा रहा है, वो भी बिहार का है। कोई अपने सरकार से मांग कर रहा है कि हम स्टूडेंट हैं, हम फंसे हुए हैं, कोटा में हम फंसे हुए हैं, मुंबई में हम फंसे हुए हैं, दिल्ली में, वो भी बिहार का है। और सरकार का इतना नकारात्मक रुख था कि सरकार कहती थी हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है। तो मैं भी उसी बिहार का हूँ। मैं यहाँ अपना पढ़ा रहा था, बहुत कंफर्टेबल लाइफ में था। लेकिन आप कंफर्टेबल लाइफ में उस समय नहीं रह पाते हैं जब आपके अपने लोग परेशान हो। कि मेंटल पीस जो होता है वो तभी मिलता है जब आप अंदर से ही नहीं, बाहर से ही अंदर से भी आपके अंदर शांति हो, जब आपके लोग खुशहाल हों या परेशानी में ना हो। तो देखिए बिहार हमारा है, मैं बिहार का हूँ, तो बिहार को बदलने कोई बाहर से नहीं आ सकता। बिहार को बदलने के लिए हम ही लोगों को जाना पड़ेगा। और बिहार को बदलने हम लोग को इसलिए भी जाना पड़ेगा कि हमने बिहार से जब हम बाहर आए हैं तो अलग अलग डेवलपमेंट के मॉडल देखे हैं।
मैंने, अब मेरी बात की तो मैंने अफ्रीका का डेवलपमेंट मॉडल देखा, मैंने यूएस का डेवलपमेंट मॉडल देखा है। तो जब हम कहीं का देखते हैं तो हम उन सब चीज़ों से सीखते हैं कि वी आर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्टाइज ऑफ ईच अदर, कि हम उनसे कुछ अच्छा सीखते हैं, तब हम अपने यहाँ ले आते हैं। अब आप अफ्रीका में देखिए कि एक रवांडा देश है, वहाँ पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा वुमेन्स इन पार्लियामेंट है, और हमारे यहाँ आज भी हम अमेंडमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेंडमेंट आएगा तो हमारे यहाँ महिलाएं जाएंगी पार्लियामेंट में। आप बिहार का हालत देखिए तो बिहार में आप एक नए तरह का आप पोस्ट देखेंगे कि महिला, ये वहाँ होता है कि मुखिया पति देखेंगे, क्योंकि 50% रिजर्वेशन हो गया है, महिलाएं तो आ गई हैं कागजों पे, लेकिन वो काम नहीं करती, मुखिया पति हैं। सांसद पति, हमारे सिवान में एक सांसद पति हैं। तो इस तरह के जो पोस्ट होते हैं ये सिर्फ आपको बिहार में मिलेंगे। तो देखिए, रिजर्वेशन से कुछ नहीं होगा। हमें जब तक खुद को जब तक हम मतलब डेवलपमेंट के पूरे उस दौर को नहीं मतलब पा लेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक हम उनको लाके किसी पोस्ट पे बैठा दें तो इसी तरह के जो प्रॉक्सी पोस्ट होते हैं वो क्रिएट होते रहेंगे। तो इसलिए देखिए, पढ़े लिखे लोग जो भी बिहार से बाहर आते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वापस बिहार जाएँ और बिहार के लिए कुछ योगदान करें, जिससे बिहार भी सुधर सके। कि ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में बहुत कुछ है, बिहार में संभावना ही संभावना है, लेकिन वो तभी है जब हम यहाँ से जाके जो हमने सीखा है उससे वहाँ के लोगों को ट्रेंड करें, उनके अंदर एक उम्मीद जगाएं। उनको हम ये भी दिखा सकते हैं कि राजनीति में देखिए, सिर्फ एक जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ चला आ रहा है वही नहीं आता है, राजनीति में हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं। और देखिए, जब बिहार में मैंने जब अपना शुरू किया, अपने क्षेत्र में घूमना शुरू किया, तो इतना एक्सेप्टेंस है वहाँ पे, लोग चाहते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा लोग उनके लिए आए, उनसे बात करे, तो और वो कनेक्ट भी हो पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि उन्हीं के बीच का कोई मतलब उनसे आके उनकी बात, क्योंकि जब हमारे बीच का कोई जाता है तो हमारी समस्याओं को समझता है। पहले भी उन्होंने ये प्रयोग किया है कि कभी जाति के नाम पर उन्होंने किसी को बना के भेजा, कभी धर्म के नाम पे किसी को बना के भेजा, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए या जब मंत्री बन गए तो उन्होंने अपने लोगों को कोई देखना बंद कर दिया। अब आप देखिए, एक नया NSSO का डेटा आया है, उस डेटा में लगभग 40% महिलाएं लिटरेसी रेट से बाहर हैं। तो उस बिहार में जो कभी विश्वगुरु जिसे आज भारत बनने की कोशिश कर रहा, विश्वगुरु बिहार था, और आज एक बताइए उसी बिहार में 40% महिलाएं शिक्षा के बेसिक जो मूलभूत सुविधा होती है उसको भी नहीं पा सकती हैं। तो 40% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जब एक महिला पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? जब एक महिला पढ़ती है तो एक सिर्फ महिला नहीं पढ़ती, एक महिला पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है, उसका पूरा समाज पढ़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दें। तो इन्हीं सब बातों को लेके देखिए, मैं जाता हूँ लोगों के बीच की, हमारी मतलब आज की जो जनरेशन है साइबर एज, आज हम साइबर एज में हैं, तो साइबर एज की नौकरियाँ भी बहुत अलग तरह की हैं। कि साइबर एज में आपको बहुत ट्रेडिशनल, बहुत बड़े बड़े आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ों से, बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं, बहुत मतलब आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट से आप शुरू कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। एक चीज़ बताइए मुझे, आपको मालूम है कि बिहार में इस समय 243 सीटों में से कितनी सीटों पे महिलाएं विधायक हैं और कितने मंत्री हैं? देखिए, जहाँ तक 15वीं इससे जो 2015 में हुआ था उसमें 10% के आसपास महिला विधायक थी, और संसद में मेरे ख्याल से 6 थी, मुझे एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, 6 के आसपास थी लगभग। यही विधानसभाओं की बात करें तो कोई 7% हैं, 28 महिलाएं हैं जो विधायक हैं और एक मंत्री हैं, जिसमें से कि श्याम रजक की पत्नी हैं जो अभी छोड़ के आ गए, RJD को ज्वाइन उन्होंने कर लिया। मैं आपसे बातचीत करने से पहले जब मैं आपके यहाँ आ रहा था तो मैं आपका सोशल मीडिया खंगाल रहा था, उसमें आपने एक वीडियो में कहा है कि अंबेडकर ने कहा था कि जब महिलाओं की उन्नति होगी तभी समाज की उन्नति हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और गांधी जी के भी एक कोट को आपने कहा था। आप कितना देखते हैं कि आपके नज़र में पिछले जो साल रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, महिलाओं की स्थिति कितनी बदली है? वो चाहे किसी हक की बात हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या फिर शिक्षा की बात? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो देखिए अभी भी 20% का गैप बना हुआ है। तो 20% का गैप बहुत बड़ा गैप होता है कि हमारी महिलाएं 60.5% लिटरेसी रेट है महिलाओं का, और 19% ज़्यादा मतलब 80% के आसपास
पुरुष का वो है जो मेल लिटरेसी रेट है। तो देखिए 20% का गैप तो पिछले 20 सालों से बना हुआ है। तो अब आप जो सरकार जो बातें करती है वर्दी भत्ता की, साइकिल स्कीम की, जिसको सरकार ने बहुत ज़ोर शोर से लागू किया कि साइकिल स्कीम जब से आई है महिलाओं में लड़कियां पढ़ने लगी हैं, लेकिन आप देखिए ड्रॉप आउट रेट तो वैसा बना हुआ है, 20% का भी गैप बना हुआ है। तो ये तो हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। 2006 का पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट जो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन की बात करता है, अब आप उसमें देखिए महिलाएं तो 50% आ गई, लेकिन आज भी आप जाइएगा क्षेत्रों में जाइएगा, गाँव में जाइएगा, तो आपको मुखिया पति ही मिलेगा, मुखिया नहीं मिलेंगे आपको। साइन करने के लिए सिर्फ मुखिया के पास कागज़ नहीं जाता, मुखिया पति के पास ही जाता है। मुखिया पति ही गाँव में घूमते हैं, मुखिया पति ही सब कुछ करते हैं। तो इस तरह का तो वुमेन एम्पावरमेंट है जो पॉलिटिकल है। और डिसीजन मेकिंग में देखिए, डिसीजन मेकिंग में महिलाओं को लाने की बात की जाती है, तो क्यों की जाती है? क्योंकि महिला जो होती है वो महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकती है। क्योंकि जब भी महिलाओं की बात होगी, महिला एक महिला के सामने खुल के बात कर सकती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। आप देखिए कि 33% का रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में दिया गया ताकि थाने में भी महिलाएं रहें, ताकि महिला उसके सामने जाके मतलब एक अच्छे से अपने दुख को बयां कर सके, अपने जो उसके साथ हुआ है वो बोल सके। तो आप राजनीतिक स्तर पे भी देखिए कि प्रॉक्सी कैंडिडेट जो आ रहे हैं, तो प्रॉक्सी कैंडिडेट ही हैं वो। तो रियल एम्पावरमेंट जो होता है वो तो हो नहीं पाया। सरकार ने कहा कि नहीं, हमने ट्रेनिंग दी है, हमने 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की इनकी ट्रेनिंग दी है, लेकिन उन ट्रेनिंगों का क्या हुआ? आप ज़मीन पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आज भी उस ट्रेनिंग के बाद कोई आपको नहीं दिखेगा, कोई आपको ऐसी मुखिया नहीं दिखेगी, कोई आपको ऐसे विधायक नहीं दिखेगी जो खुद अपना काम कर रही हो। आप हमारे यहाँ देख लीजिए सिवान में, हमारे सिवान में आप देखेंगे कि लगातार जब भी कोई स्टेटमेंट आता है तो ये आपको मिलेगा वहाँ पे कि सांसद पति ने ये कहा, सांसद पति ने ये आज यहाँ ये किया। तो ऐसा चल रहा है। तो देखिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी आपको ऐसा ही रहा। और जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा तो आप जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करें, तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तो देखिए हमारे यहाँ तो हम सब देखते हैं कि महिलाओं की हमारे यहाँ उतनी कि मतलब आप कमर में अगर कोई चाबी लगा ले। एक आश्चर्य की बात है कि आपका जो वहाँ पे लोकल मीडिया है और जो अखबार हैं जहाँ पे छपते हैं उनके बयान, वो भी प्रमुखता से उस बयान को छापते हैं कि सांसद पति ने ये कहा। क्या इस पे मीडिया को एलिगेशन या फिर आप जैसे जो लोग हैं वहाँ पे उनको एलिगेशन नहीं करना चाहिए? देखिए ये सिर्फ एलिगेशन लगाने से काम नहीं होगा। जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी, आप लोगों को जब तक उस चीज़ के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन लोग तैयार हो जाएंगे, लोग जान जाएंगे, लोगों में जागरूकता आ जाएगी, ये अखबारों में ये सब चीज़ें लिखना खुद ही बंद हो जाएगा। क्योंकि लोग जब उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, ये तो देखिए डिमांड और सप्लाई है, क्योंकि लोग पढ़ते हैं कि मुखिया पति कौन है, सांसद पति कौन है, तभी उस तरह की सप्लाई है मार्केट में। जिस दिन वो डिमांड बंद हो जाएगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को मोरली एम्पावर किया जाए कि अब ऐसा नहीं है, अब आपकी भी बात सुनी जाएगी। आपका भी अपना कोई है जो विधानसभा में बैठा है, जो लोकसभा में बैठा है। तो जब तक इस तरह की तैयारी नहीं की जाएगी, जब तक तो देखिए बदलाव होगा, धीरे धीरे होगा, और देखिए होके रहेगा। सिवान में आप वापस चले गए, जिस विधानसभा से लड़ने वाले हैं उसका नाम रघुनाथपुर है, ठीक है। वहाँ से आरजेडी के विधायक हैं हरे कृष्णा यादव, हरिशंकर यादव हैं। आरजेडी बहुल सीट भी रही है, हालांकि आपने जैसा बताया कि पहले कांग्रेस भी थी, लेकिन हमेशा सेकंड रनर अप में आरजेडी ही रही है। आपकी पार्टी का नेतृत्व कमज़ोर है, गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है वो कमज़ोर है। आपको क्या लगता है कि आप इस चुनाव में अपने आप को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस पार्टी को कहाँ देखते हैं और आपके गठबंधन को कहाँ देखते हैं? देखिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल जी ने शुरू से, जब से राहुल जी पहले अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने बहुत कोशिश की, और लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ भी रही है बिहार में। अब आज देखिए, आज की डेट में महागठबंधन की एक एमपी सीट है और वो भी कांग्रेस के खाते में है। किशनगंज सीट जो है वो सिर्फ हमने कांग्रेस नहीं जीता है। फिलहाल अभी हाल में ही राहुल जी ने कहा था कि इस बार हम पढ़े लिखे युवाओं को मौका देंगे, साफ सुथरी छवि वाले लोगों को मौका देंगे। और देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि कांग्रेस को किसी दरवाजे से परहेज नहीं है। कांग्रेस किसी जाति को देख के, किसी धर्म को देख के दरवाजे में नहीं घुसते कि ये अमुक जाति है तो मैं इसके यहाँ जाऊँगा, ये मेरा वोटर है। कांग्रेस देखिए हर किसी के यहाँ जाती है। और जहाँ तक देखिए बात मेरी रही, तो देखिए जब कोई युवा बाहर निकल के आता है, जब वो यूनिवर्सिटी में रहता है, तो देखिए एक भाईचारे का माहौल रहता है। जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हम ये नहीं पता करते कि हमारे बगल वाले कमरे में कौन रह रहा है या जो मेरा रूममेट है वो कौन है। हम सब एक साथ रहते हैं, एक थाली में रह खाते हैं। जातियाँ देखिए हर किसी को हर किसी की पता होती है, लेकिन कभी मजाक के लिए कोई कहता है, कभी आपस में बात करने के लिए कहता है, लेकिन कभी
इस भावना से कोई ये नहीं कहता कि आपकी ये जाति है और हम आपके साथ नहीं बैठ सकते, आपके साथ नहीं खा सकते, क्योंकि हम एक सिस्टम में रहते हैं और सबको एक साथ रहना है। तो मैं देखिए जब जाता हूँ वहाँ पे तो मैं उसी तरह का, देखिए मुझे रिसेप्शन भी मिलता है कि मैं जिसके यहाँ जाता हूँ उसी तरह से लोग मुझे मिलते हैं, उसी तरह से बुलाते हैं। और जो भी होता है कि उन्हें लगता है कि हमारी तरह का ही हमारा भाई है जो पढ़ने गया था, अब पढ़ के अपने यहाँ आके कुछ करना चाहता है, क्योंकि एक अलग तरह की मानसिकता सरकार ने हमारे यहाँ बना दी है कि सरकार कहती है तो प्रवासी हैं तो बाहरी हैं, कि आप नौकरी करने चले गए तो आप प्रवासी हो गए, पढ़ने चले गए तो बाहरी हो गए। और बताइए आपके यहाँ सुविधा है नहीं, आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई, आपके जो रिश्तेदार हैं वो वहीं पढ़े रहें, वहीं पढ़ाई लिखाई ना करें, वहीं पढ़े, जाना तो पड़ेगा ही हमें। और जब हम पढ़ के आते हैं, जब हमें लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका जो एक सिस्टम है वो कहता है नहीं ये तो बाहरी लोग हैं। रघुनाथपुर विधानसभा को लेकर के आप किन कमियों पे काम करना चाहते हैं, और आपने पिछले जितने भी सालों से आप मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, क्या कुछ कमियां आपको दिखाई दी हैं जिस पे प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी वहाँ पे जो दिक्कत है वो है वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। पूरे रघुनाथपुर क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है वहाँ पे। तो अब कॉलेज के ना होने के, देखिए कि आपने जब पहले पूछा था कि ये लड़कियों के लिए क्या होगा, लड़कियों की पढ़ाई के लिए क्या होगा, तो देखिए जब कॉलेज नहीं होता है तो लड़कों को तो लोग भेज देते हैं, लड़के फिर भी वहाँ से निकल के सीवान जाके पढ़ लेंगे, पटना जाके पढ़ लेंगे, गोरखपुर पढ़ लेंगे, बनारस पढ़ लेंगे, लेकिन लड़कियाँ कहाँ जाएंगी? लड़कियों को पढ़ाने के लिए तो वहाँ लोकल इंस्टीट्यूट जब तक नहीं हुआ, क्योंकि लोग डरते भी हैं कि लड़कियों को हम बाहर नहीं भेज सकते। तो लड़कियों के शिक्षा के लिए सबसे पहला काम वहाँ पर होना चाहिए कि लड़कियों की शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, जिससे लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कम हो। फिर से देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि साइबर एज है, हमें आज इंडस्ट्री ऐसी चाहिए जो तकनीकी शिक्षा पर आधारित हो। तो तकनीकी शिक्षा के लिए हमें तकनीकी इंस्टीट्यूशन की भी ज़रूरत है। और देखिए जो ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़े आपको 100 करोड़ 200 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, ये 2 कमरों में भी शुरू हो सकते हैं। जो मेरा क्षेत्र है रघुनाथपुर क्षेत्र, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ खाड़ी देशों में है, अरब के देशों में, कोई दुबई सऊदी इन देशों में है जो काम करने जाते हैं। और जब वो काम करने जाते हैं तो वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन्हीं सब कामों में जाते हैं, कोई बहुत बड़े स्किल जॉब में नहीं जाते हैं। तो जब, और आपको ये भी शायद पता होगा कि इन सब कामों की ट्रेनिंग के लिए सुविधा न सिवान में है, न रघुनाथपुर में तो छोड़ ही दीजिए, सिवान में नहीं है, पटना में भी बहुत कम है। ITI सिवान में है। नहीं, सिवान में 2 ITI या 3 ITI है जहाँ पे इसकी शिक्षा दी जाए। देखिए सरकारी IIT का वहाँ भी काम चल रहा है, सरकारी IIT उस तरह से भी पूरी तरह से नहीं चल रहा है। और जिस तरह से हमारे यहाँ आबादी है, और ITI जो हमारे यहाँ 80 के दशक में DAV कॉलेज, DAV स्कूल में ही चलता था, उस समय वहाँ से निकल के बहुत सारे लोग जाके लगे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया। उस समय अप्रेंटिसशिप जितनी भी चीज़ें सब होती थी, लेकिन बीच के दौर में सब कुछ बंद हो गया ये। और अब जो है हमारी आप आबादी देख लीजिए, और उसके बाद देखिए कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग करने लोग जाते हैं, तो वो भी उनको भी गुजरात या बॉम्बे में जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ता है इस पे, इन छोटे छोटे कामों के लिए भी। तो ज़रूरत है कि देखिए, और हर चीज़ के लिए हम सरकार पर निर्भर हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडर है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें इतनी विल पावर होनी चाहिए कि वो लोगों को, जो लोगों का एक मॉब होता है या जो लोगों के आप तैयार करके आप खुद से भी शुरू कर सकते हैं। आप BHU को देखिए, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखिए, किसी सरकार ने नहीं बनाया है, ये सब लोगों की भागीदारी से बना हुआ यूनिवर्सिटी है, और आज देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ ज़रूरत ऐसी है कि आप लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों से कहिए कि भैया हमें इंस्टीट्यूट खोलना है, और 2-3 कमरे में शुरू हो सकता है, तो वहाँ लोग भी तैयार हैं ज़मीन देने के लिए और हर तरह से कोशिश करने के लिए। तो ज़रूरत सिर्फ पॉलिटिकल विल की है। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि ये जितनी समस्याएं आपने गिनाए हैं, इन्हीं तरह की समस्याओं को बिहार में और भी जो युवा चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, नई पार्टियों का गठन करके आए हैं, वो भी यही समस्याएं गिना रहे हैं। क्या समस्याएं गिनाना सलूशन हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो सलूशन क्या है? देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन ही बताया, मैंने आपको समस्या, आपने पूछा तो मैंने समस्या का सॉल्यूशन ही बताया कि देखिए पॉलिटिकल आप में विल होना चाहिए, आप लोगों के पास जाइए। आज आपको ज़रूरत क्या है? आज आपने कहा हो सकता है, मैं इसको करूँगा वाला एक कमिटमेंट होना चाहिए, जिससे मालूम चले कि हाँ, आपने कहा कि मुझे यहाँ पे रघुनाथपुर में इस जगह पे मुझे एक महिलाओं के लिए इंस्टीट्यूशन खोलना है, यहाँ पे उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन खोलना है, तो वो खोलना है। लोग सिर्फ यही बता रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं बिहार के 19 ज़िले घूम चुका हूँ, कई ऐसे लोगों से मिला, कई ऐसे युवा लोगों से भी मिला जो कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकते हैं।
करना तो है ना। नहीं बिल्कुल तो आपका नीतीश कुमार जी भी खड़ा होकर बोलते हैं 15 अगस्त को। बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस सही है कि आपको करना तो है ही, क्योंकि समस्या तो लोकल लोगों को भी पता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन देखिए, अभी बेरोजगारी का जो दौर है, रोजगार नहीं है, तो रोजगार कैसे होगा। और जो लोग एक डेटा है, डेटा के हिसाब से 79% लोग जो माइग्रेट होते हैं उनमें से या तो किसी जो बिल्डिंग में काम होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में, या फिर कपड़ा में, चमड़ा में, इनमें जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे रघुनाथपुर में या बिहार के किसी भी क्षेत्र में हमें वहाँ पे वैल्यू एडिशन के जॉब क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे वैल्यू एडिशन के जॉब क्रिएट करने हैं। और वैल्यू एडिशन के जॉब क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए कि हम वहाँ पे जो ये टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होते हैं हम उनको स्थापित करें। और ये मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि देखिए ये पॉलिटिकल विल से हो सकता है। अगर मेरे अंदर विल है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं लोगों के बीच जाकर और लोगों से ज़मीन लेके और मैं वहाँ खोल सकता हूँ, और मैं खोलूँगा। मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा हूँ, अपना खुद का स्कूल और बीएड कॉलेज में वहाँ शुरू करने जा रहा हूँ, जो अभी लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। तो ये तो रही बात कि आप कैसे अपने लोगों को तैयार करते हैं चीज़ों के लिए। और लोग देखिए तभी तैयार होंगे जब उन्हें दिखेगा कि आप कुछ कर सकते हैं और आपके अंदर वो एक्सपीरियंस है कि आप करने के लायक हैं, तभी वो आप पे भरोसा करेंगे। नहीं तो लोग भी किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। तो उनको भरोसा तो दिलाना ही होगा। और लोगों में पूरा विश्वास है कि जब तक कोई पढ़ा लिखा इंसान, लड़का या कोई पढ़ा लिखा रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। पूरे 19 जिलों में घूमे लोगों के बीच। आज एक डिमांड तो है ही कि हमारा जो नेता होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के तो हम किसी भी डेवलपमेंट की बात सोच ही नहीं सकते हैं। बिहार पे आपने अपनी पीएचडी सबमिट की है, यानी कि जाहिर सी बात है बिहार को लेकर के आप बहुत ग्राउंड लेवल से हर जानकारियों के साथ रूबरू हैं। रोजगार के मुद्दे हैं। सरकार कहती है कि मनरेगा में हमने बहुत सारे जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनको नौकरी दी है। क्या आपको मालूम है कि मनरेगा में एक साल में कितने दिनों के लिए नौकरी मिलती है और क्या मिनिमम वेजेस होता है, क्या कुछ होता है? देखिए 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना है ये। और इस योजना के मैं एक और फीचर आपको बताता हूँ। बिहार से आपने पूछा है तो बिहार में मनरेगा के सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड मजदूर हैं, जो कि वहाँ की आबादी जो है, जो गरीबी आबादी है उससे भी ज़्यादा है। और जब आप गाँव में जाएंगे तो आपको एक और चीज़ मिलेगी मनरेगा के बारे में, कि मनरेगा के आप मतलब एक ऐसा मतलब समूह बना हुआ है कि 3-4 लोगों के अकाउंट ले लिया, उनके अंदर मनरेगा का पैसा जा रहा है, उन्होंने अपना कुछ पैसा कमीशन लिया, बाकी पैसा फिर ठेकेदार को दे दिया। तो मनरेगा का हालात तो बिहार में ये है जो रियलिटी है। 192 रुपये प्रतिदिन का वेजेस है उनका। अभी कोरोना को लेके कोई 202 या 222 रुपये का है। मैं 192 रुपये को मान के चलता हूँ। साल भर में अगर आप कमाते हैं तो कितना कमाते हैं? 19,200। एक परिवार को अगर 19,200 रुपये का रोजगार कोई सरकार देती है तो क्या एक साल वो अपने परिवार को चला पाएगा? देखिए तो बहुत मुश्किल है 19,200 रुपये में परिवार को चलाना। और देखिए मैं पहले भी मैंने यही कहा कि देखिए एक अफ्रीकी कहावत है, डोंट गिव मी फिश टू ईट, टीच मी हाउ टू कैच द फिश। कि आप मुझे खाने के लिए मछली मत दीजिए, आप मुझे अंत्योदय का अनाज और मुझे मनरेगा की नौकरी मत दीजिए, आप मुझे स्किल सिखाइए ना। आप मुझे स्किल सिखाइएगा तो आज वैश्विक दौर है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। अगर मेरे पास स्किल होगा, मैं बहुत अच्छा अगर प्लम्बिंग का काम जानता हूँ तो मेरे पास मोबाइल है, मैं उसमें रिक्रूटमेंट देख लूँगा कि सऊदी में क्या आया हुआ है, अमेरिका में क्या है, मैं वहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ और मैं जा सकता हूँ। तो अब देखिए सरकार लोगों को, चलिए इमीडिएट ज़रूरत है, और आज ज़रूरत ये नहीं है कि मनरेगा के थ्रू काम दे, मनरेगा बहुत इमीडिएट ज़रूरत के लिए है, लेकिन लॉन्ग रन में हमें यूबीआई चाहिए, हमें न्याय जैसी स्कीम चाहिए जिसमें न्यूनतम आय योजना हो, जिसमें 6,000 रुपये आपको मंथली मिले, साल का आपको 72,000 रुपये मिले। क्योंकि दिल्ली कोई अगर मजदूर आता है और कहीं गेट कीपर की नौकरी करता है तो उसे 10,000 रुपये मजदूरी मिलती है, 8,000 रुपये मिलती है। वो 8,000 रुपये में अपने भविष्य के लिए नहीं सोच पाता, लेकिन उसे 6,000 रुपये मिलेगा तो अपने फ्यूचर के लिए वो कुछ तैयारी कर सकता है। हो सकता है उस बीच में कोई टेक्निकल एजुकेशन सीख ले, अपने घर पे रह के। क्योंकि देखिए बिना आप टेक्निकल स्किल के एक डिसेंट जॉब की तो बात नहीं सोच सकते। 72,000 वाला आइडिया राहुल गांधी का न्याय में है हमारा, और ये अभी झारखंड में और छत्तीसगढ़ में और यहाँ राजस्थान में ये पूरी तरह से लागू है। और बेरोजगारी भत्ता के तौर पे ये बिहार के भी हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें भी है कि जब बिहार में अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो ये न्याय स्कीम लागू होगी। और देखिए जब भी अब जिस वर्ल्ड में हम हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ तो देखिए यूबीआई तो आना ही है, आज नहीं आएगा कल आएगा। यूबीआई को आप रोक नहीं सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो चाहिए।
और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का देखिए एक अच्छा फीचर ये होता है कि वो कास्ट और क्रीड नहीं देखता, वो गरीबी देखता है कि अगर आप गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो आप इसमें आते हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं जो गरीब हैं, जिनको आप सवर्ण कहते हैं, वो गरीब हैं, उनको अंत्योदय का अनाज नहीं मिलता है। आप गांव में जाइएगा तो देखिएगा बहुत बुरे हाल में वो भी हैं, लेकिन वो इन सब बेनिफिट से बाहर हैं। लेकिन जिस दिन यूबीआई आ जाएगा वो भी इसमें आ जाएंगे। तो इससे अच्छी स्कीम तो इस देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। ये तमाम चीज़ों पे हम लोग का डिस्कशन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट 2 सवाल ये रघुनाथपुर की जनता के लिए है। मैं खुद भी गोपालगंज के बिहार से आता हूँ और सिवान मेरा बगल का ज़िला है, जहाँ से रघुनाथपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके जो चुनाव लड़ने की विचारधारा है या फिर जो काम करने के तरीके हैं वो कांग्रेसी हैं, राइट? सीट कंफर्म है, लेकिन टिकट क्या आपको मिल रहा है? देखिए, पूरी उम्मीद है कि टिकट मुझे मिल रहा है, और पूरा मतलब ऊपर हमारे जो नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि आप पूरी तैयारी कीजिए। और रघुनाथ 2015 के गठबंधन में आपको वहाँ से सीट नहीं थी, तो क्या चांसेस हैं कि इस बार हो? 2015 के गठबंधन में कांग्रेस सिर्फ 41 सीटों पर लड़ी थी, और अब कांग्रेस 41 सीटों पर नहीं लड़ने जा रही है। कांग्रेस इस बार 80 सीटों पर लड़ेगी, तो सीट भी बढ़ेगा। और देखिए, जहाँ तक सिवान की बात है, पिछली बार सिवान में एक भी सीट पे कांग्रेस नहीं लड़ी थी, और कांग्रेस की धरोहर है सिवान। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है सिवान। बिहार प्रदेश कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष जिनकी ज़मीन पे सदाकत आश्रम बना है, मौलाना मजरुल हक की धरती है रघुनाथपुर। महामाया प्रसाद बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, उनकी कर्मभूमि है सिवान। तो देखिए, बिहार का अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का धरोहर है सिवान। तो सिवान को कभी और रघुनाथपुर को कभी कांग्रेस नहीं छोड़ सकती। कांग्रेस वहाँ लड़ेगी, और कांग्रेस पूरे जोर शोर से लड़ेगी, और इसी निर्देश पे मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। और लगातार वहाँ पे देखिए कि कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव और लोगों के जो जुड़ने का वो होता है, वो भी देखिए लगातार बढ़ते जा रहा है। कितनी तैयारी आपकी है ग्राउंड पे काम को लेकर, और कितना आपने किया है अब तक, और क्या चांसेस हैं कि आप वो सीट निकाल लेंगे? देखिए, जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट कांग्रेस दे सकती है, ऐसा लोग भी यही मानते हैं कि साफ सुथरी छवि वाले पढ़े लिखे कैंडिडेट कांग्रेस ही दे सकती है। कांग्रेस ही इस देश का भविष्य है। लोगों ने सब कुछ देख लिया, लॉकडाउन में देख लिया। लॉकडाउन अब बिहार में देखें, बड़ा यूनिक फीचर है कि जातियों पे चुनाव होता है, जातियों पे चुनाव होता है। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि कोरोना ने जातियों को नहीं देखा। वो किसी भी जाति का हो, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित, सवर्ण, कुछ भी हो, वो हॉस्पिटल के बाहर ही रुक गया। हॉस्पिटल के अंदर उसे बेड नहीं मिला, कि हॉस्पिटल के अंदर तो कोई जा ही नहीं पाया। तो जो लोग हैं वो तो परेशान हो चुके हैं इस सरकार से कि अब जाति के आधार पे कब तक आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। जाति के आधार पे, अब जाति के आधार ही तो देखिए कि लोगों ने देखा कि हाँ, ये हमारी जाति से आता, हम इसे चुन के भेजते हैं। और हालात ये है कि जो ये 40% महिलाएं नहीं पढ़ पाई हैं, ये किसी फॉरवर्ड क्लास की महिलाएं नहीं होंगी, ये वही गरीब महिलाएं होंगी, ये वही मार्जिनलाइज महिलाएं होंगी। उन लोगों के लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। लोगों ने तो पूरा भरोसा जताया जाति पे, लेकिन जाति को तो धोखा दिया इन्होंने, धर्म को तो धोखा दिया इन्होंने। तो देखिए, लोगों में बहुत उम्मीद है, लोग बहुत उत्साहित हैं कि जब तक कोई पढ़ा लिखा इंसान, और वो कांग्रेस ही दे सकती है। और हमारे बीच एक लड़का है जो पढ़ लिख के और आके अपने यहाँ काम करना चाहता है। तो अगर इसे हम मौका देते हैं तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि देखिए, जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा आपको, आप 3 से 4 दिन घूम सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में बहुत लगातार काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपके लिए मोरली आपको तैयार होना पड़ेगा। और वो एम्पावरमेंट आपको तभी आएगी जब जनता आपके साथ होगी। मैं जब यहाँ से गया, मैं पिछले 20 साल से सिवान से बाहर हूँ, आता जाता रहा हूँ, पीएचडी के टाइम में भी मैं जुड़ा रहा हूँ, लगातार हो रहा हूँ। लेकिन जब मैं गया, जब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया, पॉलिटिकली जब एक्टिव हुआ वहाँ पे, मैं वहाँ पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था। तो जब मैं पॉलिटिकली एक्टिव हुआ तो लोग मुझे खुद फ़ोन करके बुलाते थे कि भैया आप मेरे गांव में आइए, हमारे गांव में देखिए ये समस्याएं हैं। जब मैं सड़कों के सामने खड़े होकर देखा था कि देखिए आप गांव में जब, और देखिए वहाँ के गांव की आप एक फीचर देखिए, आप गांव के मोहल्ले में खड़े होकर आप बता देंगे कि ये मोहल्ला किसी ब्राह्मण का है, किसी राजपूत का है, या किसी दलित का है। 70 सालों में आप दलितों के मोहल्ले में आप जहाँ खड़े हो जाएंगे, जो वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, वहाँ आज भी अगर बारिश हो जाए तो अपने घर से बाहर चप्पल हाथ में लेके ही आना पड़ेगा। बिहार में तो ये हाल है कि चलिए सड़कों का सरकार दावा करती है सड़कें बहुत अच्छी बन गई। जैसे ही आप सड़कों से नीचे उतरेंगे, गांव में जाएंगे, तो गांव में बिल्कुल आपको पानी का, बरसात के मौसम में आप देखेंगे ना, दोनों तरफ से नाला
और बीच में सड़क, बिल्कुल पानी से भरा हुआ। आप मतलब आपको अपना पैदल ही जाना पड़ेगा और चप्पल वप्पल हाथ में लेके जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक रेफरल अस्पताल है, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है सोशल मीडिया पर, आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि तो अभी मतलब जो धान का लिवारी होता है उसके बाद उसमें मतलब धान आप लगा दीजिए, तो आप जा रहे हैं किसी और इलाज के लिए, पता चले कि आपका पैर ही टूट गया उसमें, आप स्लिप करके, पैर स्लिप करके। तो ये हालत है आपके। स्वास्थ्य सुविधाएं आपके यहाँ नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं आपके यहाँ नहीं है, और ये तो सबको पता है नहीं है। और ये होगा कैसे, ये मैं बता रहा हूँ कि होगा कैसे, हम कर कैसे सकते हैं। हम सब इसे सामूहिक रूप से आगे लेके जाएंगे। और सब देखिए हमारे यहाँ रेफरल अस्पताल का ये हाल है कि आप रेफरल, मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ, आप उस पर देखेंगे कि आप उसमें जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी धान के खेत में आ गए हैं, बस अभी अभी हल चल चुका है इसमें, बस आपको ला के धान इसमें रोप देना है। तो हालात तो वो हैं वहाँ पे। एजुकेशन की सुविधाएं मैंने आपको बताई ही क्या है। तो अब जो देखिए रघुनाथपुर की जनता इसलिए एक नए और एक फ्रेश चेहरे पे और एक पढ़े लिखे युवा पे इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि उन्हें पता है कि एक युवा जब आता है तो उसके अंदर ना किसी जाति की भावना होती है, ना किसी धर्म की भावना होती है, उसमें सिर्फ एक यही भावना होती है कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे लोगों का भला कैसे हो। मैंने यहाँ पे तमाम सवालात किए हैं। आपके विधानसभा के आपके प्रतिनिधि होने वाले एक युवा से बातचीत की है जो दिल्ली जैसे शहर से पढ़ के आते हैं, साउथ अफ्रीका में काम करते हैं, यूएसए में काम करते हैं और अब आपके रघुनाथपुर में आए हैं। मेरे कई सवाल ऐसे थे जो इनसे ना हो के विपक्ष के और जो सत्ता के नेता हैं उनसे होने चाहिए थे, लेकिन मैंने जानबूझ के वो सवाल इनसे किए ताकि आप समझ पाएँ कि ये वो नेता हो सकते हैं जो आपके सवालों पे हमेशा खड़े उतर सकते हैं और आप जो इनसे चाहते हैं वो आपके लिए काम कर सकते हैं। सवाल ये भी था कि क्या विज़न हो सकता है, तो वो विज़न भी यहाँ पे मालूम है, वो सॉल्यूशंस भी हैं आपके लिए कि क्या करना है, कैसे स्कूलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, कैसे रोजगार के मॉडल को स्थापित करना है, कैसे महिलाओं को प्रगति की ओर लेके जाना है, उनके शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारना है। इनके पास मॉडल है, इनके पास विज़न है, काम करने की इच्छा शक्ति है। तो आगे आपको डिसाइड करना है कि आप किन्हें चुनते हैं और कौन से नेताओं के साथ आप जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।